नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतीक बोराडे जी और हम करेंगे समीक्षा स्वातंत्र वीर सावरकर, रणदीप हुडा की जो नई फ़िल्म आई है उसकी। आपका स्वागत है प्रतीक जी। धन्यवाद संजय सर मुझे बुलाने के लिए। तो अब नटशल में बताएँ कैसी लगी आपको मूवी? सर फ़िल्म मैंने 21 तारीख शाम को ही देखी थी और मैं सच कहूँ तो थोड़ा-सा मेरे एक्सपेक्टेशंस कम रखकर ही गया था। थोड़े बहुत मन में संदेह भी थे, पता नहीं इतिहास को कैसे रखते हैं, सही तरीके से रखते हैं या नहीं या यहाँ पर फिर से एक बार वो कुछ बैलेंसिंग वगैरह करने का प्रयास करेंगे। परंतु जब मैंने फ़िल्म देखी तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, उससे भी कई गुना ज़्यादा फ़िल्म में ऐसे-ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हम इतनी बड़ी स्क्रीन पर थिएटर में जाकर के ये सब बातें देख पाएँगे। मतलब गांधीवाद को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के, नेहरू को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों को कड़वी लग सकती है, उन्हें उतनी ही स्पष्टता के साथ में फ़िल्म में दिखाया गया है। और बाकी फ़िल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो टेक्निकली भी फ़िल्म वेल मेड थी। हाँ, कुछ-कुछ जगहों पर थोड़ी-सी प्रोडक्शन वैल्यू, बजट और ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसा लगता है। पर ओवरऑल जिस प्रकार का डायरेक्शन है रणदीप हुडा का, इस कहानी को उन्होंने जैसे प्रस्तुत किया है, शुरुआत से अंत तक फ़िल्म हमें अपने साथ में बाँध करके रखती है। फ़िल्म पूरे 3 घंटे की है, परंतु मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं कि फ़िल्म खींची हुई है या ज़्यादा ही उन्होंने थोड़ा और का काट-छाट करनी चाहिए थी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा। उल्टा और ज़्यादा जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी और इतनी सारी बातें, इतिहास के इतने सारे पहलू, इतनी सारी घटनाओं को इसमें कवर किया है, तो इस कारण से बहुत सारी बातें, घटनाएँ जल्दी-जल्दी होती जाती है। कुछ-कुछ बातों को तो बस उन्होंने नीचे थोड़ा-सा इंग्लिश सबटाइटल्स के माध्यम से ही मेंशन कर दिया है। तो घटनाएँ बहुत सारी उन्होंने दिखाई है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की बाल्यावस्था, 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने माँ भवानी के सामने मातृभूमि को स्वतंत्र करने की जो शपथ ली थी छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर के, तो वहां से एक प्रकार से फिल्म की शुरुआत होती है, उनकी जीवन की यात्रा वहां से दिखाना शुरू होती है। और वहां से लेकर के बिल्कुल 1950 में लियाकत अली खान जब पाकिस्तान से भारत आया था कुछ चर्चा आदि करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ से स्पेशल ऑर्डर भेजे गए थे पुलिस को सावरकर जी को अरेस्ट करने के लिए। जबकि उस समय सावरकर जी की कोई भी ऐसी कुछ केस नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं, परंतु ऐसे ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, ये कहकर कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। बस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भारत आ रहा है इस कारण से। और लियाकत अली खान तो 5 दिनों में चले गए थे, परंतु सावरकर जी को 100 दिनों तक जेल में ही रखा गया था। सरकार एक प्रकार से भूल गई थी। तो यहाँ तक की सारी घटनाएँ उनके जीवन की दिखाई गई है। मतलब 14 वर्ष की आयु में जो उन्होंने शपथ ली थी मातृभूमि की स्वतंत्रता की, और वहां से 100 दिनों तक कैसे सरकार उन्हें जेल में रखकर भूल गई थी, ये पूरे उनके जीवन का क्रम दिखाया है। और बाकी इसके अलावा गांधी हत्या के बाद में किस प्रकार से उनके छोटे भाई नारायणराव सावरकर जी को लिंच करके मारा गया था और हजारों ब्राह्मणों का, चित्पावन ब्राह्मणों का जो कत्लेआम हुआ था, वो उन बातों को भी फ़िल्म में मेंशन किया गया है। हालाँकि थोड़ा-सा मुझे इस बात का दुःख हुआ कि जब एंडिंग में ये सब बातें दिखाई जाती है, तो वो बस विजुअल्स के माध्यम से दिखाई है और नीचे सबटाइटल्स में उन्होंने जानकारी दी है। मतलब जैसे उनके छोटे भाई नारायणराव सावरकर जी को लिंच किया गया था, ये बात बस हमें नीचे सबटाइटल्स में पढ़ने को मिलती है, वो भी इंग्लिश में, और ऊपर विजुअल्स के माध्यम से वो दिखा रहे हैं। परंतु कई बार बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी के साथ में कंफर्टेबल भी नहीं होते और उतना कई बार सबटाइटल्स की तरफ या कैप्शंस की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा-सा लगा कि वॉइस ओवर के माध्यम से ये सब बातें उन्हें बतानी चाहिए थी, ताकि कई दर्शक जो अंग्रेज़ी के साथ में कंफर्टेबल नहीं है या फिर कैप्शंस पर ध्यान नहीं जाता, तो वो बातें उतनी ही लाउड और क्लियरली सबके पास पहुँच पाती। परंतु काफ़ी सारी घटनाएँ, बहुत सारी बातें हमें यहाँ फ़िल्म के माध्यम से जानने को मिलती है और इसके लिए बहुत सूक्ष्मता से एक-एक सीन, कई सारी बातें ऐसी है जो डायरेक्टली नहीं कही गई पर इनडायरेक्टली बहुत कुछ वो सीन्स कहे जाते हैं। जैसे कि गांधी हत्या के बाद में सावरकर जी को जो पुलिस पकड़ने के लिए लेकर के आती है, तो सावरकर जी वहां पर पुलिस के सामने कहती है कि अच्छा, इस कारण से कांग्रेस ने गांधी को सिक्योरिटी नहीं दी थी क्या? नहीं तो कुछ दिन पहले ही हमला हुआ था, तो सिक्योरिटी तो देनी चाहिए थी। मतलब सावरकर जी को जब अरेस्ट किया गया तो एक हिंदू व्यक्ति ने कैसे गांधी की हत्या की, उसके बाद में सावरकर जी को अरेस्ट करना, कांग्रेस ने सिंपैथी पाने के लिए क्या गांधी हत्या करवाई, ऐसा भी ये फिल्म प्रश्न चिन्ह दर्शकों के सामने छोड़ जाती है। डायरेक्टली कुछ नहीं कहती, परंतु जो कहना था वो स्पष्टता से फिल्म वहां पर कह भी देती है।
इसके अलावा मोपला में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, उसके बाद गांधी के द्वारा किस प्रकार से तथाकथित भाईचारे की रक्षा के लिए जो स्टैंड गांधी के द्वारा लिया गया था, उस कत्लेआम का भी एक प्रकार से जो समर्थन किया गया था, उसके विरुद्ध इवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कैसे गांधी की बहुत कठोर शब्दों में आलोचना की थी, उन बातों को भी फिल्म में मेंशन किया गया है। खिलाफत आंदोलन के समय गांधी ने कैसे उसका समर्थन किया था और बाकी कैसे इसका विरोध भी हुआ था, तो वो डिस्कशन भी गांधी के द्वारा लिए गए उस स्टैंड की भी फिल्म में कठोरता से आलोचना की है। और ये तो 1-2 घटनाएँ मैंने बताई, मोपला में हुआ हिंदुओं का नरसंहार या खिलाफत आंदोलन, क्योंकि ये जो मुख्य थी, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस की हो या गांधी उनके स्टैंड की भी फिल्में कई जगहों पर बार-बार कठोरता से आलोचना की है और बहुत स्पष्टता से इन बातों को, फैक्ट्स को सामने रखा है। कहीं पर भी कोई ऐसी बैलेंसिंग करने का भी उन्होंने प्रयास नहीं किया और ये बात मुझे फिल्म की ज़्यादा पसंद आई। जी, तो रणदीप हुड्डा के जो अभिनय है उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। आपको कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्मेंस था। अ, मतलब जो डेडिकेशन है उनका अपने उस भूमिका के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने वज़न कम किया है या उनके जो एक्सप्रेशंस है और काला पानी की सज़ा के जो सीन्स है, वहाँ पर तो ये फ़िल्म बहुत सारे लोगों को बहुत विचलित करेगी अंदर तक। और मैंने तो इतना विश्वास से कहा था रिव्यू में भी कि कोई व्यक्ति अगर उसने ईमानदारी से वामपंथ को भी अगर फ़ॉलो किया होगा ना, कहीं पर उसके अंदर थोड़ी-सी भी सच्चाई होगी ना किसी व्यक्ति को, उसको भी ये फ़िल्म बदल कर रख देगी। अगर सच में वो अंदर कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी सच्चाई किसी वामपंथी के अंदर भी बची हुई है ना, तो इस प्रकार के फैक्ट्स फ़िल्म में दिखाए हैं ना कि उसके विचारों में परिवर्तन आना ही चाहिए। मतलब इस प्रकार से अंदर से फ़िल्म हमें भावुक कर देती है। फ़िल्म में कई जगहों पर जैसे कि खुदीराम बोस जी, अनंत कान्हेरी जी, मदन लाल धिंगरा जी, ये जब वीर गति को जब वो फांसी के झूले की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, फांसी के फंदे की तरफ, तो जिस वो स्क्रीन पर दर्शकों की तरफ देख रहे होते हैं और उन सीन्स के समय हमें अंदर से जैसे कि फ़िल्म प्रश्न पूछ रही होती है, वे अमर बलिदानी हमसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं कि हम ये जो अपना बलिदान दे रहे हैं, क्या तुम हमें याद भी रखोगे? तो इस एक प्रकार से वो प्रश्न जैसे हमसे उस समय पूछ रहे होते हैं। और जितने भी अलग-अलग जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो ऐसे बीच-बीच में फ़िल्म में उन्होंने सीन्स दिखाए हैं। और उन सीन्स को देखते समय अंदर सच में लगता है कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्हें तो सच में हमने भुला दिया। वो आज क्या सोच रहे होंगे कि स्वतंत्रता के बाद में जिस प्रकार का झूठा इतिहास, केवल गांधी, नेहरू इन 2 नामों को ही स्वतंत्रता का पूरा श्रेय देने का जो प्रयास किया गया, इसके लिए पाठ्य पुस्तकों का हो या साहित्यकारों का हो या फ़िल्म इंडस्ट्री, इनका उपयोग करके कैसे एक पूरा झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। और ये झूठा नैरेटिव इस प्रकार से गढ़ा गया कि आज स्वतंत्र वीर सावरकर जैसी फ़िल्म को खुलेआम बहुत सारे युवा भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बोल देते हैं, माफ़ी वीर जैसे शब्द उपयोग कर देते हैं। परंतु दूसरी तरफ जो सही मायने में प्रोपेगेंडा है, जहाँ पर हमारे अनगिनत क्रांतिकारियों को भुलाकर केवल 2 नामों को स्वतंत्रता का पूरा श्रेय देने का प्रयास 75 वर्षों तक किया गया, वो प्रोपेगेंडा नहीं लगता, वो फ़िल्में झूठी नहीं लगती। गांधी का महिमा मंडन हो, वो बातें झूठी नहीं लगती। परंतु यहाँ पर एक फ़िल्म सावरकर जी के ऊपर बनती है, तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, बॉलीवुड का इकोसिस्टम कहिए या फिर बहुत सारे ऐसे मीम पेजेस वगैरह भी हैं, सावरकर जी पर झूठे-झूठे बड़ी ही विचित्र-विचित्र ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं, फ़िल्म पर हँसा जा रहा है। तो आज भी हम किस प्रकार से जो झूठी बातें हमारे अंदर कैसे धसी हुई है, इससे हमें ये पता चलता है और बहुत ये बदलाव आने के लिए बहुत समय लगेगा मुझे लगता है। ये जो सावरकर जी का जो जहाज से कूद के भागने वाला दृश्य है, ये आया है इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। उनके जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण और मुख्य घटनाएँ हैं, सबको फ़िल्म में मेंशन किया है और समुद्र से जब जहाज से वे कूदे थे समुद्र में, वो तो सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन का हम घटना कह सकते हैं क्योंकि उसके बाद में ही उन्हें 50 वर्ष की मतलब 2 काला पानी की सज़ा हुई थी। तो वो तो सबसे महत्वपूर्ण ही हिस्सा था। इसके अलावा भी इंडिया हाउस में लंदन में वहाँ पर भी जो मदन लाल धिंगरा जी हो श्यामा प्रसाद नहीं सॉरी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हो, मैडम कामा हो, उनके साथ में उनका मिलना, वहाँ पर जो-जो भी प्लानिंग उन्होंने की थी, नासिक महाराष्ट्र में उन्होंने जो अभिनव भारत संगठना की जैसे स्थापना की थी, उनके बड़े भाई यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तिका थी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तो उसको किस प्रकार से छाप-छाप कर लोगों तक पहुँचाया जाता था प्रिंट करके। और
जो बॉम्ब मैन्युअल्स थे वो इंडिया हाउस से उन्होंने किस प्रकार से भारत में भिजवाए थे, हथियार कैसे भारत में भिजवाए थे, इन सब बातों को भी उन्होंने फिल्म में मेंशन किया है। तो ये जो कुछ भी चाहे वो अभिनव भारत जैसे संगठन चलाना हो, खुदीराम बोस जी हो, अनंत कानेरी जी हो, इनको भी कैसे सावरकर जी ने प्रेरित किया था, मदन लाल धिंगरा जी को भी कैसे उन्होंने प्रेरणा दी थी, इनका भी फिल्म में मेंशन मिलता है। साथ में ही भगत सिंह जी के एचएसआरए में भी अगर किसी को ज्वाइन होना होता था तो उनके लिए भी सावरकर जी की जो पुस्तिका है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उस पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य किया गया था एचएसआरए में ज्वाइन होना हो तो ये बात भी उन्होंने फिल्म में मेंशन की है। इसके अलावा अ, ने, नेताजी सावरकर जी से मिले थे, ये तो सबको ही उस घटना के बारे में पता है। तो वहां पर रास बिहारी बोस और सावरकर जी ये एक दूसरे के साथ में पत्र व्यवहार करते थे। इसके भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो रास बिहारी बोस जी और सावरकर जी के बीच में जो पत्रों के माध्यम से वार्तालाप होता था, तो उससे सजेशन लेकर के सावरकर जी ने कैसे नेताजी को फिर आजाद हिंद सेना की स्थापना करने की प्रेरणा दी। तो उस मीटिंग के बारे में भी फिल्म में उन्होंने दिखाया है। और बाकी गांधी से भी उनकी जो 2 से 3 बार जो मिलना हुआ था, उन दोनों में उन्होंने दिखाया जी, है। जी। तो बाद में जब वो काला पानी के दृश्य तो आपने बता दिए, बहुत मार्मिकता से चित्रण किया गया है उनका। लेकिन बाद का जो उनका जो एक समय है, जो सुधारवादी कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिए जब वो रत्नागिरी में आ गए, उसके बारे में क्या है फ़िल्म में? जी, जी। जी, काला पानी के बारे में एक बात बतानी रह गई थी। वहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा था, उस जेलर का नाम मुझे याद नहीं है, तो वो लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। इसके बारे में इतिहास में पढ़ने को भी मिलता है। तो उस बात को भी उतनी ही स्पष्टता के साथ में उन्होंने मेंशन किया है। अ, जो मुझे अपेक्षा नहीं थी, मुझे लगा था कि शायद पता नहीं ये इस बात को उतनी स्पष्टता से दिखाएँगे या नहीं, या कुछ वो अलग म ब बात प्रेज़ेंट करेंगे, परंतु उन्होंने वो बात स्पष्टता से बिल्कुल दिखाई है। सावरकर जी के साथ में जो-जो भी अन्याय हुए, उन बातों का वो भी फ़िल्म में मेंशन किया गया है। और रत्नागिरी में आने के बाद एक प्रकार से उनको हाउस अरेस्ट में कई वर्षों तक रखा गया था। 27 वर्षों की जेल के बाद भी हाउस अरेस्ट में थे सावरकर जी। तो वहाँ पर उनके जो सेवा कार्य है, या जो मंदिर, जो पतित पावन मंदिर की उन्होंने जो स्थापना की थी, तो उस बात को भी उन्होंने फ़िल्म में मेंशन किया है। और बाकी हिंदू महासभा के साथ में उनका जुड़ना, वहाँ पर उनकी जिस प्रकार से लोगों में लोकप्रियता उनकी किस प्रकार से बढ़ गई थी, तो उनकी उस लोकप्रियता को भी दिखाया है। हिंदू महासभा के साथ जुड़ने के बाद में हिंदुत्व का, हिंदू शब्द का सही मतलब क्या है? कौन हिंदू है? तो ये भी, जो भी इस भारत भूमि को अपनी पुण्य भूमि, अपनी कर्म भूमि मानता है, वे सब हिंदू है। इस बात को भी फ़िल्म में बार-बार कई जगहों पर उन्होंने सावरकर जी के इन विचारों को मेंशन किया है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फ़िल्म है जो, मैंने रिव्यू में भी ये बात कही थी कि ये केवल कोई चिंगारी नहीं है, ये एक प्रकार से क्रांति की ज्वाला है। जो किसी के भी मन में अगर कहीं पर कोई झूठे इतिहास की कुछ जड़ें धसी हुई हो, या गुलामी की मानसिकता की जड़ें धसी हुई हो, तो उनको, उन जड़ों को ये फ़िल्म जलाकर राख कर देगी, ऐसी ये क्रांति की ज्वाला है। हाँ, कुछ-कुछ जगहों पर थोड़ी-सी हमें यहाँ पर बातें कुछ लोगों को लग सकती है कि सही नहीं है, जैसे कि जो काला पानी के जेल में जो कन्वर्जन की बातें उन्होंने दिखाई है, जो जेलर कन करता, तो उसे सावरकर जी को ये कहते हुए दिखाया कि तुम बहादुर शाह ज़फ़र की तरह देशभक्त बनो। और इसके अलावा टीपू सुल्तान का भी इंडिया हाउस में एक फ़ोटो लगा हुआ दिखता है। अब पता नहीं इंडिया हाउस में सच में वो फ़ोटो शायद होगा, इस कारण से उन्होंने दिखाया होगा, या क्या रीज़न था। तो ये 1-2 बातें हैं जो थोड़ी-सी सही नहीं लगी, पर बाकी 99% बातें जो फ़िल्म में दिखाई है, इतनी सारी बातें इतिहास के इतने सारे अनछुए पहलुओं को ये फ़िल्म छूती है, उस कारण से लार्जर पर्सपेक्टिव से, व्यापक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और बाद में जो आपने उसका उल्लेख तो अवश्य किया है कि गांधी वध के समय जो गांधी से उनका जो वार्तालाप है, उसके बारे में बताएँ? वो जी। मैंने कुछ ट्रेलर में देखा था गांधी के वार्तालाप का। जी, जी। गांधी से उनके 2 बार मिलना दिखाया है। एक तो गांधी स्वयं इंडिया हाउस में लंदन में मिलने के लिए गए थे, ऐसा बताया है। जो 2001 में वीर सावरकर जो फ़िल्म आई थी, अटल जी के समय में, उसमें इस बात
का उल्लेख नहीं था जितना मुझे याद आ रहा है। मैंने वो फ़िल्म भी देखी हुई है। तो वहाँ पर इंडिया हाउस में गांधी मिलने के लिए गए थे, ये पता नहीं, तो यहाँ पर फ़िल्म में उन्होंने वो बात दिखाई है कि गांधी इंडिया हाउस में मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही तीखा वार्तालाप शुरुआत में ही उन्होंने दिखाया है। मतलब वो समय 1905 का था शायद, जब सावरकर जी लंदन में थे इंडिया हाउस में। और गांधी को वही वो ट्रेन वाले घटना के लिए साउथ अफ्रीका की उसके लिए जाना जाता था, तो वहां से, और वर्ल्ड वॉर वन के समय गांधी ने किस प्रकार से समर्थन किया था ब्रिटिश अंग्रेजों का कि भाई भारतीय युवाओं को जाना चाहिए वर्ल्ड वॉर वन में। तो इस बात पर भी गांधी की आलोचना ये फिल्म करती है। तो इंडिया हाउस में जब गांधी मिलने के लिए गए सावरकर जी से, तो सावरकर जी को वो जो झींगे थे या पता नहीं कुछ समुद्री जो भी है वो खाना बना रहे होते, सी फूड कुछ वो बना रहे होते हैं, ये उन्होंने दिखाया है सावरकर जी। हुँ, तो हुँ, वहां पर अहिंसा को लेकर ही काफी वार्तालाप होती है। सावरकर जी खुलकर अहिंसा की जो धारणा है या जो विचार है गांधी के, उनकी वो आलोचना हुँ, करते हैं, खुलकर आलोचना करते हैं। और जो इसकी आड़ की जो हिपोक्रेसी, जैसे कि मैंने वर्ल्ड वॉर वन का उदाहरण दिया, वहां पर भारतीय युवाओं को ब्रिटिशों का साथ देना चाहिए, तो क्या ये अहिंसा है? ऐसा भी प्रश्न खुलकर पूछा जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी कांग्रेस की जो स्थिति थी, कांग्रेस का जो स्टैंड था कि भाई भारतीय युवाओं को जाना चाहिए, या क्विट इंडिया मूवमेंट के पीछे की भी जो असफलता है, वहां पर स्पष्ट रूप से फिल्म में उल्लेख किया गया है कि जब नेताजी ने अपनी सरकार की स्थापना कर दी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले ही नेताजी ने अपनी सरकार की स्थापना, आजाद हिंद सेना की सरकार की स्थापना की थी, तो उसके अचानक से बाद में कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई, कैसे अचानक से सावरकर जी की प्लेन क्रैश की न्यूज सामने आ जाती है। तो ये प्रश्न चिन्ह भी फिल्म क्विट इंडिया मूवमेंट पर भी उठाती है। और जो भी नेताजी की सरकार स्थापित होने के बाद में अचानक से क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे शुरू हो गई, उस समय भी कांग्रेस के जो स्टैंड्स थे वो कितने हिपोक्रेसी भरे हुए थे। और तो इन बातों को फिल्म में बहुत स्पष्टता से दिखाया है, और इसी कारण से मैंने कहा कि शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार ये एक ऐसी फिल्म है जो इन सब बातों को सामने रखती है। इससे पहले मुझे नहीं याद कि किसी एक फिल्म में भी इतनी कठोरता से कांग्रेस की या गांधी के विचारों की भी आलोचना किसी भी फिल्म में की गई हो। ये वो पहली फिल्म है मेरे अनुसार तो, इतनी स्पष्टता से ये सब बातें कहने वाली। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे तो काफ़ी समस्या आएगी हमारे लिबरल्स को, तथाकथित लिबरल्स को, पंचमक्कार वैसे बोलता हूँ मैं उनको। जी, जी सर, अभी तो वो इतने परेशान हैं और उन्होंने तो एक नई स्ट्रैटेजी अपना ली है। वैक्सीन वॉर के समय से हमने देखा है कि पहले उन्होंने देखा कि भाई उरी के समय हो, परमाणु के समय हो, या उसके बाद द कश्मीर फाइल्स हो, द केरला स्टोरी हो, इन फ़िल्मों के समय जो उन्होंने विरोध किया था, उसका फ़ायदा ही उन फ़िल्मों को हुआ। तो इन्होंने अभी नई स्ट्रैटेजी अपना ली है वैक्सीन वॉर के समय से, ये अभी पूरे चुप हो गए हैं, ये बात ही नहीं करते उन फ़िल्मों पर जिनको इन्हें इग्नोर करना होता है। वैक्सीन वॉर पर भी ये पूरा का पूरा बॉलीवुड का इकोसिस्टम, जितने भी यूट्यूब पर अलग-अलग चैनल्स हैं जो मूवी रिव्यू करते हैं, कहीं किसी एक चैनल ने भी द वैक्सीन वॉर के टीजर, ट्रेलर, पोस्टर किसी पर भी चर्चा नहीं की थी। फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद में रिव्यू तक अधिकतर चैनल ने नहीं किए हुए। उसके बाद में यही सेम बात उन्होंने बस्तर के साथ में भी की। बस्तर को तो पूरा उन्होंने दबाने का हर प्रकार से प्रयास हुआ, क्योंकि उस फ़िल्म में तो ऐसे-ऐसे फैक्ट्स सामने रखे गए थे जो मतलब बहुत ही ज़्यादा चुभने वाले थे वामपंथियों को, लेफ्टिस्टों को। इतनी स्पष्टता से सच्चाई बस्तर में सामने रखी गई थी। परंतु पूरे बॉलीवुड के इकोसिस्टम ने फ़िल्म को दबा दिया, और ऊपर से अभी मैं देख रहा हूँ कि उनके जो कई सारे मीम पेजेस वगैरह है बॉलीवुड के इकोसिस्टम के, जो उनके फैन पेजेस वगैरह, वहाँ पर तो खुलकर बस्तर का मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि देखो, देखो फ़िल्म ने तो कलेक्शन ही नहीं किया। मतलब ये इनकी इतनी हिपोक्रेसी है कि इनकी प्रोपेगेंडा फ़िल्मों को ये ज़बरदस्ती हिट दिखाएँगे। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी फ़िल्मों पर बिल्कुल चुप्पी बना कर के रखेंगे, उन फ़िल्मों को ना ढंग के शो टाइम शोज़ मिलते हैं। बस्तर के समय भी मैंने देखा था, बहुत ही लिमिटेड शोज़ मिले थे, और वो भी बिल्कुल ऑड शो टाइमिंग, कोई दोपहर को 2 बजे का है तो डायरेक्टली रात को 11:30 बजे का। तो सामान्य व्यक्ति कभी भी प्राइम टाइम के जो शोज़ होते हैं शाम को 5, 6, 7, 8 बजे के, तो परिवार के साथ में उसी समय देखने के लिए फ़िल्में अधिकतर लोग जाते हैं। तो राष्ट्रवादी फ़िल्मों को प्राइम टाइम शोज़ नहीं मिलने देते, ऊपर से फिर कहीं पर भी इंडस्ट्री में चर्चा नहीं। तो वो चर्चा होना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी फ़िल्म का अगर बज़ क्रिएट नहीं होता, तो वो फ़िल्म फिर चर्चा में लोगों की नहीं आ पाती। कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि भाई बस्तर रिलीज़ भी हुई थी। पर अभी स्वतंत्र वीर सावरकर फ़िल्म के समय हम देख सकते हैं कि फ़िल्म ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा बज़ बना लिया है। और मैंने इसके रिव्यू में 21 तारीख रात को ही जब मैंने इसका रिव्यू किया था ना, मैंने तभी कहा था कि इस फ़िल्म के तो शोज़ बढ़ाने ही बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी फ़िल्म है ना, कोई भी व्यक्ति इस फ़िल्म को देखेगा तो उसको अंदर से ऐसा लगेगा कि भाई मुझे तो खु सामने आकर खुद होकर मुझे इसको प्रमोट करना है, इसका प्रचार करना है। क्योंकि वो अंदर से फ़िल्म हमें झकझोर कर रख देती है
कि हमारे इन क्रांतिकारियों ने, सावरकर जी ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान दिया मातृभूमि के लिए, केवल सावरकर जी ने ही नहीं, उनके छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, उनके पूरे परिवार ने, उनकी पत्नी ने जो बलिदान दिया और उसके बदले हमने क्या दिया? स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशों ने तो सावरकर जी पर, उनके परिवार पर इतने अन्याय अत्याचार किए ही, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी कैसे उनके साथ में कितना-कितना अन्याय हुआ। आज भी कैसे उनके त्याग, तपस्या, बलिदान का मज़ाक उड़ाया जाता है। ये जो सारे जो प्रश्न है ना, वो फ़िल्म के एंडिंग में हमें अंदर से कुरेदते हैं, झकझोर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस फ़िल्म को देखेगा ना, तो जो फैक्ट्स ये फ़िल्म सामने रखती है, हम खुद होकर लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई तुम तो देखो ही जाकर के, ये बातें तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए। तो इसी कारण से मैंने कहा था इस फ़िल्म के तो शोज़ और स्क्रीन्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। मैं अभी लाइव जुड़ने से पहले मैंने बुक माई शो पर भी चेक किया था, तो आज के शनिवार के अधिकतर शोज़ आप देख लीजिए मुंबई आदि बड़े शहरों में, वो आपको फ़ास्ट फिलिंग दिखाई देंगे, भरते हुए दिखाई देंगे। तो ऑलरेडी फ़िल्म ने पिकअप पकड़ लिया है और मुझे नहीं लगता कि इस बार इस फ़िल्म को वो दबा पाएँगे। जी। तो ओवरऑल आप इसको क्या रेटिंग देंगे? मैंने तो इसको 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं, बिल्कुल, क्योंकि भले ही हो 10 सकता आउट है ऑफ कि 10। कुछ-कुछ बातें और बेटर हो सकती थी। हाँ, ओके। क्योंकि देखिए कुछ-कुछ फ़िल्में ऐसी होती है ना जहाँ पर थोड़ी बहुत कमियों को इग्नोर कर देना सही होता है। बाकी कमियाँ निकालने के लिए तो बहुत ढेर सारी हम निकाल सकते हैं। परंतु जब इतिहास में पहली बार कोई ऐसी फ़िल्म बनी हो जो इन बातों को सामने रख रही है। इससे पहले तो मैंने देखा नहीं कि इस प्रकार से गांधी के विचारों की हो या कांग्रेस की हो आलोचना की गई हो या मोपला में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसका कहीं पर मेंशन किया गया हो या खिलाफत आंदोलन की भी जो सच्चाई है वो जैसे कि तैसी सामने रखने का प्रयास किया गया हो। ये जो सारे जो फैक्ट्स है, तथ्य है, वो जब पहली बार कोई फ़िल्म सामने लेकर के आ रही है, तो थोड़ी बहुत बातें, कमियाँ इग्नोर की जा सकती है। हाँ, एकदम ही खराब बनी हुई फ़िल्म हो, बिल्कुल बी ग्रेड टाइप तो वहाँ पर तो भाई वो राष्ट्रवाद का हित करने की अपेक्षा अहित ही ज़्यादा करती है। परंतु ये फ़िल्म तो टेक्निकली भी वेल मेड है, परफ़ॉर्मेंसेज़ भी बढ़िया है, ये फैक्ट्स भी सामने रख रही है, तो थोड़ी बहुत बातें इग्नोर कर दी जा सकती है। जी, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी और दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।